नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 की खास पेशकश बजट वाले बाबू मेरी इनकम बढ़ा दे। बजट वाले बाबू का काम बहुत कठिन है क्योंकि उनको देश की 50 लाख वर्कफोर्स के लिए नौकरी चाकरी का जो इंतजाम करना है। ऐसे में देश में युवा बेरोजगारी दर 12% तक पहुंच गई है। नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का काम फल फूल रहा है। सरकार की नजर इस ओर जाए, इसके लिए सबसे पहले देखिए IBN 7 की ये खास पड़ताल। नौकरियां ही नौकरियां, एक ढूंढो 1000 मिलेंगी। लेकिन सिर्फ किसी भी शहर के रेलवे स्टेशन की दीवारों पर चिपके इन विज्ञापनों में 20 साल की कल्पना ऐसे ही एक झांसे का शिकार हुई है। उसे दिल्ली के मेट्रो रेलवे में नौकरी का बकायदा ऑफर लेटर भी दे दिया गया। लेकिन जब वो मेट्रो के दफ्तर पहुंची तो उसे पता चला कि वो ठगी का शिकार हुई है। Excuse me, sir. आपकी ज्वाइनिंग है DMR से। ज्वाइनिंग है? Yes. कहाँ पे? कश्मीरी गेट। और वो तो ट्रेनिंग होती ना पहले। हाँ, ट्रेनिंग है मेरी 78 डेज की, पर 15 नवंबर से मेरी आज से ट्रेनिंग स्टार्ट है। किसने भेजा आपको? ये मैंने पीरागढ़ी में इंटरव्यू दिया था। ऐसे कैसे हो गया? मेट्रो भवन में होता है ये सब। ये तो फर्जी वाला कोई नहीं है। हाँ, वही तो मेरा तो पहले मेट्रो भवन पे लाया था उन्होंने। हर शहर कस्बे में बेरोजगारी का फायदा उठाने के लिए ऐसी फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियां नौजवानों से 5,000 से लेकर 50,000 तक की ठगी कर रही हैं। उन्होंने बोला कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में आप अपनी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा दीजिए। जब मैं नेक्स्ट डे गई तो मैंने अपना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा दिया 2 इंस्टॉलमेंट में, और उन्होंने बोला मैम आप आके वेडनेसडे को अपना ऑफर लेटर ले जा लीजिए। और जब ये नौजवान दोबारा उनके दफ्तर पहुंचते हैं तो उन्हें मिलता है ताला। साल 2011 की जनगणना के ताजे आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुल 11 करोड़ 60 लाख लोग नौकरी तलाश रहे थे। इनमें से 3 करोड़ 20 लाख अनपढ़ और 8 करोड़ 40 लाख पढ़े लिखे लोग हैं। इन आंकड़ों को अगर और गहराई से तलाशा जाए तो करीब 9 करोड़ लोग ग्रेजुएट या डिग्री होल्डर हैं, जबकि 2 करोड़ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जानकारों की राय में नौकरी की इसी कमी का फायदा फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियां उठा रही हैं। अगर कोई पैसे चार्ज कर रहा है तो वो फ्रॉड है, और अगर वो पैसे नहीं चार्ज कर रहा है तो वो एक जेन्युइन कंसल्टेंट है, क्योंकि उसको पेमेंट कॉर्पोरेट देगा, वो कंपनी देगी जहां पर आप प्लेस हो रहे हैं। सरकार को इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक हेलीकॉप्टर व्यू है जो सरकार अभी कर रही है। सरकार को ज़मीनी स्तर पर उतर कर चेक करना चाहिए कि जेन्युइन प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स कौन से हैं और जेन्युइन प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स कौन से नहीं हैं। वेयरएज जो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं वो मनी को इन अ वे साइफन ऑफ कर रहे हैं और बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। 1.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले भारत देश में नौकरियों की कमी लगातार बनी रहेगी। मगर सबके पास रोजगार हो, इसके लिए अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। बजट वाले बाबू इस बार जब बजट पेश कर रहे होंगे तो सबकी नजर उन योजनाओं पर होगी जिनका नारा पिछले साल बड़े जोर शोर से लगाया गया था। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। क्या होगा इनका रोजगार पर असर और इन योजनाओं का लाभ कब मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों को एक के बाद एक कई नारे दिए और इन सब के पीछे एक ही मंशा थी, देश तेजी से तरक्की करे और नौजवानों के लिए रोजगार के नए नए जरिए पैदा हो। भारत की अर्थव्यवस्था भले ही 7.30% की दर से बढ़ रही है, लेकिन क्या रोजगार के नए साधन बन रहे हैं? स्किल इंडिया तो ओवरनाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले आदमी को ट्रेन करना है सो दैट वो जॉब के लिए वो तैयार हो जाए। और डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है? दैट इज़ कनेक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। वो कैसा होगा? वो तो जब वो भी होने के लिए नेटवर्क कराना है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगाना है,
ये सब ओवरनाइट नहीं होगा, इसीलिए 2-2.5 साल 3 साल लग ही जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पिछले बजट भाषण में 10 बार मेक इन इंडिया और करीब 15 बार मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया। इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बजट में 22 चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम की, छोटे उद्यमों को सस्ती तकनीक ट्रांसफर के लिए रॉयल्टी की इनकम पर टैक्स 10% कम कर दिया, छोटे तथा लघु उद्योगों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने के लिए 20,000 करोड़ का मुद्रा बैंक बनाया। देश के करीब 13 लाख एसएमई यानी छोटे और लघु उद्योग आज भी 40% लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 75 to 80% आज भी जो जॉब्स हैं वो सारी MSMEs और SMEs के दम पर हैं। होता क्या है कि ये लोग कभी भी गवर्नमेंट के डेटा में नहीं होते क्योंकि ये टैक्स नहीं पे करते हैं, इनकी सैलरीज बहुत कम होती हैं। तो हमारा देश की जो रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं छोटी कंपनीज़ हैं। और अगर आप देखें कि जो हमारा गवर्नमेंट की अर्निंग्स है स्पेशली एक्सपोर्ट से, उसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत में कार्यकुशल कामगारों की कमी रोजगार की सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारी कुल वर्कफोर्स का महज 2% कामगार ही कार्यकुशल है। वहीं साल 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 1 करोड़ कार्यकुशल कामगारों की आवश्यकता होगी। ऐसे में स्किल डेवलपमेंट की बड़ी आवश्यकता होगी। सरकार ने नेशनल स्किल मिशन के तहत पिछले बजट में करीब 17,000 करोड़ रुपए अलग अलग मिशन में बांटे हैं। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे एक्सपर्ट्स का दावा है कि इसके नतीजे दिखने लगेंगे। पढ़ने के बाद में, डिग्री कंप्लीट करने के बाद में हमें केवल इंस्टीट्यूट एक बेसिक फाउंडेशन देता है, लेकिन हमें जाकर इंडस्ट्री में क्या करना है, कैसे उसको कन्वर्ट करना है, क्या हमारी इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटेंस है, इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में बराबर से खड़े हो सकें। और इसके लिए जो प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इस टाइप के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और ये हर सेक्टर में होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में तेजी सबके फायदे की है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग में पिछले साल मंदी रही है, लेकिन साल 2016 के अंत तक मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के फायदे नजर आने लगेंगे। मेक इन इंडिया हो या फिर डिजिटल इंडिया या स्मार्ट सिटीज, इन योजनाओं से नौकरियां बढ़ेंगी ये तो तय है, लेकिन क्या आपकी आमदनी भी बढ़ेगी? होटल रेस्तोरां में खाना पीना हो या मॉल्स में खरीदारी, हमारी नजर सामान पर तो पड़ती है, लेकिन क्या हम ध्यान देते हैं कि ये सुविधाएं देने के लिए वहाँ ढेर सारे लोगों को नौकरी पर भी रखा गया है। देश भर में नौकरियां सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पैदा हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में करीब 4 करोड़ 50 लाख लोग नौकरी तलाश रहे हैं। वहीं 3 करोड़ 70 लाख लोगों के पास स्थायी नौकरी नहीं है, जबकि 3 करोड़ लोगों के पास स्थायी नौकरी है। इनमें से अच्छी कार्यकुशलता वाली नौकरियों में औसत तनख्वाह 43,000 रुपए महीने है, जबकि कम कार्यकुशलता वाली नौकरियों में सैलरी करीब 9,000 रुपए, जबकि रोज की दिहाड़ी करने वाले मजदूरों की रोजाना कमाई करीब 270 रुपए के आसपास है। जानकारों की माने तो साल 2016-17 में भारत की बेरोजगारी 3.4% पर आ जाएगी। वहीं आर्थिक तरक्की के लिए करीब 10 लाख नई नौकरियां भी पैदा होंगी। जो नई जॉब्स स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में आएंगी वो जेन्युइनली न्यू जॉब्स होंगी। इसमें से 70% जॉब्स जो ब्लू कॉलर जॉब्स होंगी, जो ITIs के लिए बहुत जॉब्स खुलेंगी, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत जॉब्स खुलेंगी, ई-कॉमर्स में जॉब्स आएंगी, लॉजिस्टिक्स में बहुत सारी जॉब्स आएंगे जूनियर लेवल पे ब्लू कॉलर लोगों के लिए। तो बेसिकली स्टार्टअप्स, जितने IT ड्रिवन स्टार्टअप्स हैं वहाँ जॉब्स हैं। और इसी के साथ साथ हेल्थ केयर में आप बहुत जॉब्स देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी में बहुत जॉब्स देखेंगे, स्पेशली क्योंकि अभी होटल एग्रीगेशन का समय आ चुका है, उसकी वजह से बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं Tier 2, 3, 4 सिटीज़ में। डिजिटल इंडिया का बड़ा असर SME सेक्टर पर पड़ेगा। डिजिटल मैच्योरिटी बढ़ने के साथ ही छोटे और लघु उद्योगों में मार्केटिंग तथा कंटेंट प्रोफेशनल्स की करीब 1,50,000 नई नौकरियां निकलेंगी। अच्छे प्रोफेशनल्स की कमी की वजह से इन क्षेत्रों में शुरुआती तनख्वाह 30 से 35,000 रुपए महीने की हो सकती है,
वहीं मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तथा स्मार्ट सिटीज का अहम हिस्सा है। इन क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, रक्षा, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस जैसी दर्जनों कंपनियों में साल 2017 तक करीब 20 लाख नौकरियां निकलेंगी। डिजिटल इंडिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले 3-4 साल में हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, अगर वो थोड़ा बहुत भी अपना स्किल डेवलपमेंट करते हैं, अंग्रेज़ी बोलना सीखते हैं, अच्छा कंटेंट राइटिंग सीखते हैं, अच्छी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखते हैं, तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है। सब इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे जब 12वीं करें तो उसके बाद वो कोर्सेज करें जो कि उनको स्किल से रिलेटेड हों, बजाय इसके कि वो एक सिर्फ बीए कर रहे हैं तो सुबह जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं और फिर अगले दिन अपने कॉलेज जा रहे हैं। वैसे अब चल नहीं पाएगा। भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। आज भारत में करीब 36 करोड़ आबादी की उम्र 10 से 24 साल के बीच है, जबकि साल 2020 तक भारत की 60% आबादी वर्किंग ग्रुप यानी कि नौकरी करने के काबिल होगी। ऐसे में 29 साल की औसत उम्र के साथ करीब 80 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के साधन जरूरी होंगे। जाहिर है, नौजवान भारत सरकार के लिए जितना बड़ा मौका है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है। तो बढ़ते भारत की तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन ऐसे में जय किसान कहाँ है? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? आंकड़े बताते हैं कि देश की जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार घटता जा रहा है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ गांव और शहरों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है, तो दूसरी तरफ गांवों में रोजगार के साधन भी कम होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है खेतीबाड़ी में जुड़े लोगों की कम होती संख्या। एसोचैम के मुताबिक भारत में कृषि से जुड़े लोगों की संख्या पिछले 10 वर्षों में घटकर 2 करोड़ 30 लाख पर आ गई है, जबकि कारखानों में काम करने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 60 लाख हो गई है, जबकि करीब 1 करोड़ 70 लाख लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं। हालांकि अर्थशास्त्री मानते हैं कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का फायदा किसानों को भी मिलेगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम मतलब क्या है? वो तो एमएसएमई डेवलप होगा। एमएसएमई पे वन ऑफ द कंपोनेंट्स तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होगा तो एग्रीकल्चर को फ़ायदा होगा, किसान को फ़ायदा होगा। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि खेती-बाड़ी को प्रोत्साहन देने के लिए नए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन होगा। वहीं पिछले बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 15,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय को करीब 72,000 करोड़ रुपए मिले। कृषि सिंचाई योजना के लिए अगले 5 साल में करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। वहीं कृषि बीमा योजना पर भी 8,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, जबकि मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। कुल मिलाकर उम्मीद ये है कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया के साथ कृषि क्षेत्र को और उत्साहित बनाने की मंशा सरकार की है। स्किल इंडिया और कृषि का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी किसानों को पता ही नहीं होता कि उनकी सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उस एल्कलाइन है कि नहीं है, किस तरीके की उसमें क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप उसको स्किल इंडिया का वो पार्ट बनता है और आप उसको टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, एक उसके पास ऐप हो या किसी प्रकार का डेटा उसको मिल जाए कि अगले 3 महीने में मौसम इस प्रकार का रहने वाला है, जो कि जेन्युइन डेटा हो, तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेगा। नौजवान और पुरुष गांव छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं और महिलाएं और बुजुर्ग ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं। ये ट्रेंड बरसों से चला आ रहा है, क्योंकि रोजगार और अच्छी कमाई खेती बाड़ी में नहीं बल्कि कारखानों और दफ्तरों में मिल रही है। लेकिन भारत के 25% वर्कफोर्स यानी कि करीब 13 करोड़ लोग खेती बाड़ी के काम में हैं, जबकि देश की जीडीपी में कृषि का योगदान घटकर 15% रह गया है। ऐसे में कृषि को अनदेखा कर भारत में रोजगार की समस्या को निपटाना नामुमकिन है।
जाहिर है जहां देश की आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, मैन्युफैक्चरिंग की मांग बढ़ाने के लिए गांवों में मांग बढ़ानी पड़ेगी। जब तक भारत के गांवों का विकास नहीं होता, मेक इन इंडिया जैसे लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सकते। सबको मिले रोजगार और विकास हो समावेशी, यही उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन 29 फरवरी तक जरूर देखते रहिए बजट पर हमारी खास पेशकश, बजट वाले बाबू मेरी इनकम बढ़ा दे। और रेलवे बजट पर देखिए हमारी खास पेशकश, शुभ यात्रा 25 फरवरी तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IBN 7।